एक आते हैं बेटा पेपर और एक आता है पेपर, ठीक है। पेपर 2 जो आपका है सब्जेक्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि एक टीचर्स कुछ नहीं पढ़ा सकता है, मैं राइट। बट इतना है कि इसमें आपकी 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर। बट इफ यू वांट टू गेट द जीआरएफ तो आप सिर्फ सेकंड पेपर की मदद से जीआरएफ अचीव नहीं कर सकते। किसी भी एग्जाम को एक्चुअली क्या होता है कि कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में एक बात होती है, थैंक यू सर। अच्छा ये मुझे लगाना पड़ेगा जी सर, इसका मैं अलग से चार्ज देंगे जी सर। ओके बैठो, बिल्कुल रिलैक्स, है ना, नीचे रखो बस। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट पेपर। जब बच्चे सेकंड पेपर, जब बच्चा एक एग्जाम देने जाता है और वो 130 और 150 मार्क्स ले आता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने अचीव कर लिया। अब उसने बिल्कुल भी मेहनत की, मैंने बिल्कुल भी मेहनत ना करके 130 तो मैं ले आया, अगर थोड़ी सी भी मेहनत करूंगा तो 70 मार्क्स और ले आऊंगा, यानी कि मैं 35 क्वेश्चन और ठीक कर लूंगा और मैं सोल्व कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है, मैं आपको मॉडल्स बताता हूं। सेकंड पेपर को लेकर, फर्स्ट पेपर को लेकर 3 मॉडल्स आते हैं, एक इजी पार्ट, एक मॉडरेट पार्ट, एक हार्ड पार्ट। कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट। ये इजी पार्ट बच्चे वो है कि तुम बिल्कुल भी प्रिपरेशन मत करके जाना तो भी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आप पेपर सेकंड के साथ फैमिलियर होते हो और आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होता है। एम आई राइट और नॉट? वेरी गुड। मॉडरेट पार्ट वो है जहां पे तुम हार्ड वर्क करोगे तो ही कर पाओगे, हार्ड पार्ट वो है जो आप कर ही नहीं सकते। रीजन क्यों नहीं कर सकते? उसको ना करने की वजह होती है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल कि आपको मैंने पहले दिन 1600 मीटर की रनिंग पे भेजा, पहले दिन आप 1600 मीटर रनिंग गए, आपका जो टाइमिंग आया वो 9 मिनट आया। कितने मिनट आया बेटा? 9 मिनट। अगर इसके बाद मैं आपको 3 महीने की प्रैक्टिस कराऊं तो 1600 मीटर की टाइमिंग घट के 7 मिनट रह जाएगी। कितने मिनट ब्रेक कर दिए? 7 मिनट ब्रेक। 7 मिनट तोड़ दिए। कैसे तोड़ दिए 7 मिनट? 7 मिनट तोड़ने का वजह क्या थी कि 3 महीनों में 7 मिनट टूट गया, क्योंकि ये इसका बेटा इजी पार्ट था। जब 3 महीना तक प्रैक्टिस करते हैं तो इसे हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे। अब अगर मैं आपको 6 महीने और रनिंग कराऊं तो इस 1600 मीटर का जो टाइमिंग है वो घटकर 6 मिनट 30 सेकंड रह जाएगा। अब देखो अंतर बेटा, फर्स्ट 3 महीनों में आपने 3 मिनट ब्रेक कर दिए, लेकिन बाकी के 6 महीनों में आप 1.5 मिनट ब्रेक कर पाए। क्यों? ये जब पार्ट हार्डेस्ट आना शुरू हो जाता है तो अपना ओपिनियन पीछे रह जाता है। यानी कि मॉडरेट पार्ट में जाने के लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बेटा 5 मिनट पे आ गया ना, अब इसका 1 सेकंड भी तोड़ने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ेगी। अकाउंट कैसे? अकाउंट वाले बच्चे प्लीज गिव मी 1 मिनट। अकाउंट वाले बच्चे क्लास में जाओ, लास्ट क्लास में सर। ओके डियर, उधर से जाओ, बैक साइड से। यहां तक समझ में आया? अब हम कंसेप्ट को समझते हैं। सर ये मुझे क्यों समझाया गया? रीजन ये है कि अगर आप बेटा सिर्फ फर्स्ट सेकंड पेपर को अपना मेन पेपर मान के चलो, यू कैन नॉट गेट जीआरएफ। आप जीआरएफ अचीव नहीं कर सकते। और अचीव क्या करना है? सिर्फ जीआरएफ। क्यों करना है सर? वो भी सुनो। मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाला, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम 3 टीचर पढ़ाएंगे जो आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते ही नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां फर्स्ट पेपर को 3 से 4 टीचर पढ़ाते हो, सिवाय हमारे। हम पढ़ाते हैं। मैथ अलग टीचर, मैथ रीजनिंग बीआई अलग टीचर पढ़ाता है,
थ्योरिकल पार्ट जिसमें हायर एजुकेशन इन्वायरमेंट है, अलग टीचर पढ़ाता है। आईसीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर पढ़ाएंगे। और थ्योरिकल और अंडरस्टैंडेबल पार्ट टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं। ठीक है बेटा, पहले इसके बारे में बात करें कि सर दो पोर्शन होते हैं, एक तो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा नेट, एक होता है बड़ा बड़ा जीआर। बेटा हर साल हर छठे महीने मिनिमम 60 लाख लोग यूजीसी नेट जीआरएफ का फॉर्म भरते हैं हर छठे महीने। इसमें से एग्जाम देने जाते हैं 5 लाख लोग। 5 लाखों का 6% मतलब 30,000 लोग हर छठे महीने क्या अचीव करते हैं? नेट को अचीव करते हैं। किसको अचीव करते हैं? नेट को। लेकिन इन 30,000 का 1% 300 लोग जीआरएफ अचीव करते हैं। आया समझ में? इनकी इंपोर्टेंसी नहीं है, रीजन ये है कि इनकी टाइम लिमिट नहीं है। आप नेट का एग्जाम कभी तक भी दे सकते हो, कोई भी एज लिमिट नहीं है। इनकी इंपोर्टेंसी इसलिए है क्योंकि 5 लाख में से 3 को अलग करना अपने आप में बड़ी बात होती है। ये वो लोग हैं जिनको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं पीएचडी के लिए। बेनिफिट समझो, नेट क्वालिफाइड करने के बाद आप किसी कॉलेज में एक फ्रेशर के रूप में पढ़ाने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 30,000 रुपीज, और जो आपके एक्सपीरियंस के साथ 90 to 1 लाख तक पहुंच सकती है अगर आप लगातार एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो ये है आपका फ्यूचर नेट को क्रॉस करने के बाद। अगर आप जीआरएफ को क्रॉस करते हो तो 42,000 रुपीज पर मंथ आपका स्कॉलरशिप, जो कि आपकी सैलरी से 2 गुना है। Am I right? दूसरा, अगर आप किसी कैंपस में नहीं रहते, मान लो कि आपने डीयू में एडमिशन ले लिया, आपका पीएचडी क्लियर, वो जीआरएफ क्लियर हो गया और आपका एडमिशन पीएचडी में हो गया, तो अगर आप ये एडमिशन जहां लिया है, डीयू में लिया है, अगर वहीं रहते हैं तो ये 7,000 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर कहीं बाहर रहकर आप रिसर्च कर रहे हैं 7,000 प्लस सालाना 1,50,000 किसका? गिवन बाय द गवर्नमेंट। आपको पॉकेट मनी देता है 1,50,000 का। अब इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है 1,40,000 से स्टार्ट है। ये आपका 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, डिपेंड ऑन योर नॉलेज। ठीक है, जीआरएफ में पीएचडी को करने के लिए हैवी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। रिसर्च फेल होगी फिर करनी पड़ेगी, फिर फेल होगी फिर करनी पड़ेगी, फिर फेल होगी फिर करनी पड़ेगी, लगातार ये पोर्शन आपको करना पड़ेगा। Am I right dear? यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये जो 1,40,000 है, ये आपको कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज दे सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, नो मैटर। क्लियर हुआ? तो हमारा अचीवमेंट क्या होना चाहिए? सिर्फ जीआरएफ। नेट के लिए फाइट करना ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बहुत आसानी से होगा। अब फर्स्ट पेपर की तरफ ट्रैवल करें बेटा, फर्स्ट पेपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। फर्स्ट पेपर में टोटल क्वेश्चन है 10 यूनिट। 10 यूनिट से हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल मिलेंगे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 2 नंबर, मार्क्स 100। अब आपको चाहे नेट लेना हो या जीआरएफ लेना हो, बिना फर्स्ट पेपर की हेल्प के यू कैन नॉट गेट द जीआरएफ, ये याद रखें। ओके बच्चे, इनमें 2 पॉइंट हैं, जैसे कि हम इनके यूनिट के नाम लिख लेते हैं। एक सबसे पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। मेरा मानना यह है कि शायद आपने डेमो लिया है कहीं, है ना? सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड? मैं ये रख कर दूं बच्चे? चलो एप्टीट्यूड छोड़ दो अभी, एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। सिर्फ टीचिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर एप्टीट्यूड को समझेंगे, और यूनिट वाइज किस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? Teaching is basically to teach someone any topic about. कोई बात नहीं, बेस्ट एफर्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में इस बात को ठूस ठूस के भर दिया गया कि टीचिंग का मतलब पढ़ाना होता है। टीचिंग का मतलब बेटा पढ़ाना नहीं होता है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने डेफिनेशन दी है ना, आई एम प्रेजेंटिंग यू एग्जांपल। मैं आपसे बेटा 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन करूंगा और आप उन 4 क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ सोचोगे, आंसर नहीं देना है। मैं आपको आंसर दूंगा कि आपने सोचा क्या है। फर्स्ट, एक तो स्पीड से सोचना है। A4, B4, C4, D4, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी भी हाथ की एक फिंगर उठाओ, सोच लिया कौन सी उठाओगे? वेरी गुड। थिंक अबाउट ए फ्लावर नेम, सोच लिया? वेरी गुड। थिंक अबाउट ए फर्नीचर नेम, सोच लिया? वेरी गुड। क्वेश्चन कितने हो गए? 7। आंसर सुनो, आपने मुझे नहीं बताया। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। एम आई राइट? यस और नो? Yes. नेक्स्ट, फिंगर की बात इनमें से कोई एक है, फ्लावर में रोज है, फर्नीचर में आपका टेबल चेयर में से कोई एक है। Bench है और sunflower. चलिए, यानी कि 7 क्वेश्चन में से मैं आपके 2 क्वेश्चन पर गलत हूं, 3 पर। मैंने आपके 4 क्वेश्चन सही कैसे दिए? सोचे तो आपने थे। इसे बोलते हैं इंडोक्ट्राइनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द थॉट। जब लंबे समय से कोई प्रोसेस हमारे साथ टच 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 है और लंबे समय से हमारे साथ टच होके आता है, तो एक टाइम के बाद वो हमारे बिहेवियर में सेव हो जाता है। और अगर हमसे कोई पूछता है उसका आंसर, तो वो हमारा जनरल नॉलेज बन जाता है और हम आंसर में वही देंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अगर यहां पर मुझे दूसरे वर्ड को जोड़ना पड़ जाए तो रुकना पड़ेगा। ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बबलू, रुकना पड़ा। लेकिन एक थॉट जो जुड़ा हुआ है पहले से स्पीड में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, क्योंकि लंबे समय से जब कोई चीज आपके फ्यूचर, आपके बिहेवियर के साथ जुड़ती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये इंडोक्ट्राइनेशन है। इसी तरीके से टीचिंग का मतलब पढ़ाना हमारे अंदर का एक हाईएस्ट ऑर्डर है जो कभी कोई चेंज नहीं करता। अब टीचिंग की हम आपको 2 बेसिक डेफिनेशन देंगे। टीचिंग डेफिनेशन, एक नैरो सेंस में, एक वाइडर सेंस में। एक नैरो सेंस में और एक वाइडर सेंस में। पहले ये बताओ, आपने हाउसफुल 2 मूवी देखी है जिसमें मिथुन होता है? मिथुन का नाम क्या होता है? जेडी, जग्गा डाकू होता है। अगर हम नैरो सेंस की बात करें तो है एक जग्गा डाकू, जिसका नाम जग्गा डाकू ना होकर जॉन डेवे है। जेडी मतलब जॉन डेवे। और जॉन डेवे ने सिंपल वर्ड्स में टीचिंग का मतलब क्या बताया? समझो कि टीचिंग एक टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्शन है। टीचिंग क्या है? टीचर स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्शन है। ओके? और जैसे इन द प्रेजेंट टाइम यू आर द टीचर, स्टूडेंट आई एम द टीचर, और हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लेकिन क्यों? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आपके घर सब्जी क्या बनी है? क्या मैंने आपसे पूछा कि आपने ट्रैवल कैसे किया है? नहीं, हम एक फिक्स गोल के लिए बात कर रहे हैं। फिक्स गोल, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एक फिक्स गोल के लिए। तो जॉन डेवे का कहना यह है कि टीचिंग किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच एक ऐसा इंटरेक्शन है जो किसी फिक्स गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, उसे टीचिंग कहते हैं। क्या यहां पर टीचिंग का मतलब पढ़ाना है? नहीं, इंटरेक्शन है। टीचिंग का मतलब क्या है? इंटरेक्शन है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सो अगर सिंपल वर्ड में किसी को बताना हो तो टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्शन जो किसी फिक्स गोल के लिए हो, उसे टीचिंग, उसे क्या कहेंगे? टीचिंग। क्या इसका मतलब यह है कि टीचिंग का मतलब होता है गिविंग द नॉलेज? नहीं, वो तो इसका कैरेक्टर है अभी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है बेटा, वो भी कैसी है? नैरो सेंस डेफिनेशन। क्योंकि एक टीचिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर स्टूडेंट हो, क्योंकि सीखते तो हम समाज से भी हैं। टीचिंग तो हमारी वहां भी होती है। अब्यूजिंग, द बेस्ट एग्जांपल फॉर द टीचिंग इज अब्यूजिंग। अपनी फैमिली पूरा एफर्ट लगा देती है कि बच्चा गाली ना सीखे, लेकिन सबसे पहले सीख के गाली आएगा। व्हाई? उसकी सोसाइटी उसको बहुत कुछ सिखाती है। क्लासरूम के अंदर तो हम सिर्फ मार्क्स को अचीव करने के लिए आते हैं, जीना तो हमें सोसाइटी में है। बात समझ में आ गई?
इसलिए इसे नैरो सेंस डेफिनेशन बोला गया। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। वाइडर सेंस में अब हम थोड़ा सा आपको लेके जाएंगे जब आप बहुत छोटे थे। मैं इसे रब कर सकता हूँ? वेरी गुड, थैंक यू। जब आप छोटे थे बहुत, मैं आपको वहां लेके जाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आई नीड ए मार्कर। बेटा नाम मैं स्लिप कर गया दिमाग से, रपुंजल। तो बेटा रपुंजल, अब मैं आपको आपकी लाइफ में लेके जा रहा हूं उस पहले दिन में जिस दिन आप पहले दिन स्कूल गए थे। ठीक है, दिन वो याद रहता है, सबको रहता है। आज मम्मी ने आपको कुछ पैसे भी दिए हैं चीज खाने के लिए। मिलते हैं पैसे? नहीं मिलते। फर्स्ट डे स्कूल ऐसे तो जाने से रहे, हम जाते नहीं है, तो हमें कोई ना कोई लालच दिया जाएगा। बड़े भाई के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी ना किसी के साथ भेजा जाएगा और खाने के लिए, चीज खाने के लिए कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे। जब एक बच्चा पहले दिन अपने स्कूल जाता है, ये वर्ड सुनता है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, इन सब ने सुना है, ए फॉर एप्पल। अब पॉइंट की बात यह है कि पहले दिन इन तीनों में से क्या आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है कि ये ए क्या है, फोर क्या है, एप्पल क्या है? पहले दिन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल किसी भी स्टूडेंट को पता होता है? नहीं। तो आप क्या बोले? मैं ये कह सकता हूं कि ये बात आपके बिहेवियर में नहीं है। Am I right or not? ये बात बोल सकते हैं ना कि ए फॉर एप्पल में से कोई भी वर्ड आपके बिहेवियर में नहीं है। क्लियर यहां तक? हमने आपको बेटा 6 मंथ मतलब 180 डेज कहां भेजा है? सेम स्कूल में भेजा। अब अगर मैं आपको 180 डेज तक लगातार सेम स्कूल में भेजता हूं 180 दिनों तक, तो यहां 180वें दिन ये पता चल जाएगा या नहीं? 180वें दिन एक स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा एप्पल माने सेब होता है नहीं? यस और नो? तो क्या ये कह सकते हैं कि ये बात आपके बिहेवियर में आ गई? एम आई राइट और नॉट? बेटा रुक जाओ, पीछे वो है वीडियो, टच ना। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब आपके बिहेवियर में ये बात आ गई? आपका पहला दिन और आपके 180वें दिन में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? बोर्ड पे देखो। ये क्या है? बिहेवियर में कुछ भी नहीं था, अब आपके बिहेवियर में कुछ है। शॉर्ट लैंग्वेज का यूज करूं? टीचिंग का मतलब पढ़ाना नहीं होता है बेटा। टीचिंग का मतलब होता है बिहेवियर को बदलना। किसी पर्टिकुलर थिंग को देखने के बाद आपके बिहेवियर के चेंज होने की पोजीशन को हम कहते हैं टीचिंग। 180 दिन तक चलने वाली एक प्रक्रिया जिससे आपके बिहेवियर में एक बदलाव आया है, इसे कहते हैं टीचिंग। अगर आप वाइडर सेंस या बुक, लैंग्वेज, नोट्स कहीं भी पढ़ोगे टीचिंग का मतलब, तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? ध्यान से सुनेंगे लाइन। टीचिंग इज ए प्रोसेस। व्हाट इज दिस? टीचिंग इज अ प्रोसेस। किस लिए? टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, दैट इज टीचिंग। टीचिंग इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। लर्नर्स के बिहेवियर को बदलने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे टीचिंग कहते हैं। छोड़ दो अपना पहला दिन का स्कूल और याद करो कि जब एक मॉम छोटे बच्चे को अपने हाथ में लेती है जिसने अभी हाल ही में जन्म लिया है, वो एक वर्ड का यूज करती है, बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो। और कितने दिन तक करती है? लगभग 12 मंथ।
कभी कभी बच्चे को 12 महीने लग जाते हैं ये वर्ड बोलने में, राइट। लेकिन 12 महीनों के बाद जो वर्ड बोला जाएगा, 12 महीनों के बाद जो बच्चा वर्ड बोलेगा उसका नाम क्या है? मम्मी या पापा। क्यों? क्योंकि लगातार मॉम डैड मॉम डैड मॉम डैड, जब ये वर्ड्स वो लगातार सुनता है तो उसके दिमाग में ये बात सर्कुलेट करके बैठ जाती है, और जिस दिन पहला वर्ड यूज करेगा वो क्या है? मम्मी। यानी कि एक मम्मी या पापा, यानी कि एक बच्चा जिसने बेसिकली 1 साल के प्रोसेस के बाद उसके बिहेवियर को बदला गया है। तो क्या टीचिंग सिर्फ क्लास में होती है? नहीं, टीचिंग तो रियल लाइफ में फर्स्ट ऑफ योर ब्रीथ से स्टार्ट होता है और लास्ट ऑफ योर ब्रीथ तक पहुंचता है। एक और बात बताइए, अगर 180वें दिन आपके लिए एप्पल माने सेब है, तो आज आपके लिए एप्पल माने क्या है? सेब ही है। पॉइंट, ये जो बिहेवियर में चेंज आता है ये परमानेंट फॉर्म का होता है, कभी ना बदलने वाला। एक बिहेवियर में एक ऐसा बदलाव जो कभी नहीं बदलेगा, उसको कहते हैं हम टीचिंग के द्वारा चेंजेस। मींस टीचिंग इज ए बिहेवियर टू चेंज द लर्नर एंड द चेंज विल बी परमानेंट, इट इज टीचिंग। तो होता नहीं है टीचिंग का मतलब पढ़ाना। आया समझ में? आया बच्चे समझ में? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चा आप एक डेमो लेके आए हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग का मीनिंग आपको गलत बताया गया है। टीचिंग का मतलब, अच्छा सेकंड पेपर का, फर्स्ट का नहीं दिया, ओके। अब एक होता है मेरा जो भी यूजीसी नेट की प्रिपेयर करते हैं बच्चे, उन सबसे ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में टोटल यूनिट्स कितनी है? गाइस प्लीज सिट डाउन। सर प्लीज जल्दी आ जाइए क्लास में प्लीज। अरे कोई राधा प्लीज, ये 2 वर्ड्स दिख रहे हैं। टोटल यूनिट कितनी होती है दोनों पेपर में? 20। 10 यूनिट फर्स्ट पेपर में होती है, 10 यूनिट सेकंड पेपर में होती है। लेकिन 2 ही यूनिट्स के साथ में एप्टीट्यूड वर्ड लगा है। व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? आई एम टेलिंग यू, आपको पता है, बस मुझे निकालना पड़ेगा आपको आपकी लाइफ में। जैसे आपकी लाइफ में ये सारी बातें हुई है या नहीं हुई है, तो मुझे ऐसे ही आपकी लाइफ में फिर से जाना पड़ेगा और ये एप्टीट्यूड वर्ड निकालना पड़ेगा। करे ट्राई, कम। देखो गाइस, एप्टीट्यूड का मतलब, अब सुनो, मान लो कि आपकी उम्र है 12 साल, यू विल मैरिज ऑन 25। अच्छा चलो बताओ, 20, आपको जो शादी करनी है वो 28 साल में करनी है, और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूं 12 साल की एज पर। लड़कियों को उनकी मॉम एक सिंगल वर्ड बोलती है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो लड़कियों को बोला जाता है, क्या? शायद आपको बोला हो या नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन लड़कियों को मम्मी बोलती जरूर है। किचन में भेजेगी, किचन ही होता है वो, अरे किचन होता है ना जिसमें खाना बनाते हैं, वहां भेजेगी और बोलेगी बेटा खाना बनाना सीख लो, दूसरे के घर जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन हो चुका है। पॉइंट ये उठता है कि एज है 12, शादी होगी 28 में। सुनो मेरी बात बोली गई आपको 12, 14, 16, 20 में मान लो मैक्सिमम,
आपको शादी करनी है 28 साल में, चलो इसको यहां से चेंज करके हम 20 कर देते हैं, अब तो फिर फिट लग रहा है। अगर कोई काम करना भी है तो करना तो बेटा 8 साल के बाद है। मम्मी आज ये वर्ड क्यों बोल रही है? रीजन सीख लूंगी मैं मम्मी, है, सीख लूंगी मैं यार, मम्मी के पीछे पड़ रहे हैं। ये तो आंसर है। हाँ, सोचने का बात ये है कि मुझे दूसरे के घर जाके काम करना है 28 साल की उम्र में, अभी मेरी साल है 20। मम्मी ने ये क्वेश्चन 20 साल की उम्र में क्यों किया है जबकि मुझे अभी 8 साल पेंडिंग है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये तो आपने आंसर दिया। सीख ले। सीखने क्यों सीख ले, अभी क्यों सीख ले? वेरी गुड। अब आपने जो पॉइंट बोला है इसे ध्यान से रखना। अच्छे से काम कर पाए, यही तो। आज किसी काम को, प्रेजेंट में किसी काम को सीख लो ताकि फ्यूचर में उसे परफेक्टली कर पाओ। एम आई राइट? इसका मीनिंग यही बना, इसे ही बेटा एप्टीट्यूड बोलते हैं। When I am preparing in present at myself, ताकि मैं किसी काम को फ्यूचर में परफेक्टली कर पाऊं, इसलिए टीचिंग के साथ एप्टीट्यूड और रिसर्च के साथ एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रेजेंट में अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना ताकि फ्यूचर में काम को परफेक्टली कर पाऊं। आया समझ में? वेरी गुड। अब इस लाइन को अपने दिमाग में रखना और इसे टीचिंग और रिसर्च के साथ क्यों जोड़ा गया है ये मैं आपको बताता हूं। ओके डियर, इन दोनों के साथ एप्टीट्यूड के लगने का कारण है यूजीसी के फील्ड। यूजीसी के कितने फील्ड हैं बेटा? 2, एक है और दूसरा है, अगर आपने नेट क्वालिफाइड किया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, और अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड है तो फोन कर लो। रिद्धि मैम का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है आपके पास? अभी 11:35 हुआ है सर। सर कॉन्टेक्ट नंबर वहां दो, मैं आकर डेमो क्लास चल रहा है मेरा, ले लो। हद है, अभी 11:30 बजे आई, वो 12 बजे आएंगी। 11:30 तक सर का क्लास चलेगा, आधे घंटे के रेस्ट के बाद। ये ले जाओ फोन, मेरा क्लास है भाई। स्टार्ट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ोगे, बनोगे, टीचिंग करोगे, एम आई राइट और नॉट, और रिसर्चर बनोगे तो फ्यूचर में आपको या तो टीचर बनना है या तो रिसर्चर बनना है। फ्यूचर में आप बेहतर तरीके से टीचिंग कर पाओ, इसीलिए टीचिंग के साथ एप्टीट्यूड, और फ्यूचर में आप एक बेस्ट रिसर्चर बन पाओ, इसीलिए रिसर्च के साथ एप्टीट्यूड। एक्चुअली मम्मी टीचिंग ये लाइन में है, तो बोलते हैं ट्यूशन में बच्चे पढ़ाने के लिए कि पढ़ा देंगे कि आगे आगे जाके और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हाँ, सो वो क्या है? बी प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंट टाइम फॉर योर फ्यूचर, ताकि किसी काम को आप फ्यूचर में परफेक्टली कर पाओ। टीचिंग के मेथड्स, किस मेथड को यूज करना है, कौन सा मेथड बेहतर होता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए, कंटेंट को प्लेन कैसे करना चाहिए, प्लान करके कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, इन सारी चीजों को टीचिंग में सीखना है। अगर रिसर्च करने जाते हैं, कौन सी रिसर्च करें, कौन सी रिसर्च बेहतर होगी, रिसर्च में आपकी क्वालिटीज कैसी होगी, रिसर्च का एथिक कैसा होना चाहिए, सैंपल कैसे चूज करूं, सैंपल कैसे क्वालिफाई करूं, इन सारी आया समझ में? कोई डाउट बना? इसीलिए टीचिंग भी क्लियर, एप्टीट्यूड भी क्लियर। अब आता है रिसर्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च डियर? या यस, बट इतनी जर्नल नहीं, इसमें एक वर्ड और जुड़ जाता है, और अभी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ा, सोचना पड़ा।
बिना सोचे कैसे आंसर दिया। We take a strict value. Teacher, रिसर्च की डेफिनेशन को याद करना और भी इजी आ जाता है जब हमसे कोई रिसर्च वर्ड बोलते। वाई? रिसर्च के दो टुकड़े करो, एक री, एक सर्च। री का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड, और सर्च का मतलब होता है डिस्कवर करना।